हाय शबी, साथ है। थैंक यू। शोभित, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किन किन कारणों की वजह से, यदि आप मध्य प्रदेश के सिविल सर्वेंट जो सेवा है उसके अंदर अगर आपकी नियुक्ति की जाती तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जिससे कि मध्य प्रदेश शासन को लाभ? जी सर। सर मेरे अंदर वक्तनिष्ठता, महिलाओं के प्रति सम्मान, नेतृत्व कौशल, बेहतर संवाद की शैली, धीरज, ये मुख्य गुण मेरे अंदर हैं जो सिविल सेवा में मुझे एक उपयुक्त कैंडिडेट बनाते हैं। आपने अपने डेफ में भी लिखा है कि सहानुभूति आचरण, साहसी तथा सहानुभूति आचरण। जी सर। तो महिलाओं के प्रति आपने बताया, तो इंक्लूजन नाम का आपने शब्द सुना है? जी सर। इंक्लूजन में क्या क्या चीज़ें आती? जी सत्य इंक्लूजन से आशय है कि जो व्यक्ति या समुदाय विकास की धारा में पीछे छूट रहा हो उनको विकास की धारा में शामिल करना और विकास के लाभों को तुम तक पहुँचाना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे अंग्रेज़ी मीडियम और हिंदी मीडियम, ये दोनों के बीच में बहुत अंतर जो है बहुत लंबे अरसे से क्रिएट किया गया है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदी मीडियम के पढ़े लोगों के साथ जो है वो पार्शियलिटी होती है, उनको नीची नज़रों से देखा जाता है। अंग्रेज़ी मीडियम वाले अपने आप को ज़्यादा उस्ताद समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हिंदी मीडियम के लोगों के साथ मैं इंक्लूजन की बात करूँ तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ या क्या क्या पैरामीटर्स होंगे उस इंक्लूजन के लिए? जी सी। सब जहाँ तक ये समझ पा रहा है आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी मीडियम बैकवर्ड एक प्रकार से समझता है समझी। हाँ, एक बन गया है नॉर्म सा, धीमे धीमे वो ख़त्म भी हो रहा है और कुछ वर्षों बाद मुझे लगता है कि शायद वो नहीं रहेगा। लेकिन ये जितने भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर जो है इसका प्रचलन अभी भी है। तो अगर एज ए सिविल सर्वेंट आपको इंक्लूजन में इन्हें भी शामिल करना है तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए उनके, जिससे कि आप कह सकते हैं कि हमने उनका इंक्लूजन किया? सर सबसे महत्वपूर्ण है इनको बेहतर शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रोवाइड की है। साथ ही साथ इनको ऐसे कौशल दिए जाएं ताकि ये मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनमें बेहतर इनको रोजगार मिल सके। जी सर। इस संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई नवाचार किया गया है, कोई बड़ी चीज़ की गई है जिसमें कि हिंदी मीडियम में काम स्टार्ट किया गया है? जी सर। अब उसके लिए मध्य प्रदेश में मेडिकल की जो शिक्षा है वो हिंदी में लागू की गई है, जिसका आज ही मैंने पढ़ा है कि जबलपुर में हिंदी में मेडिकल कॉलेज खोला जाना है, प्रस्तावित बोले। जी। और इसके पहले ये एमबीबीएस की शिक्षा जो है आरंभ की गई है या प्रस्तावित ही है अभी? सर जितना मुझे जानकारी है अभी ये प्रस्तावित की गई है। इसकी बुक्स वगैरह और इसका जो मटेरियल है कि वो इन प्रिंटिंग है, मतलब ये प्रोसेस में है अभी। इंक्लूजन में दिव्यांगजन भी आते हैं? जी सर। तो दिव्यांगजनों के इंक्लूजन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं या क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसको कि देखकर हम कहें कि ये सोसाइटी इंक्लूसिव है दिव्यांगजनों को के पॉइंट ऑफ व्यू से भी? जी सर यदि सोसाइटी कोई दिव्यांगजनों के लिए समावेशी है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिव्यांगों के प्रति एक जो हीन भावना है या दुर्भावना है उसको सही किया जाए। वह भी एक प्रथम श्रेणी के नागरिक है। यदि ये बात सोसाइटी समझती है और उनको बराबरी का दर्जा देती है तो मैं समझता हूँ कि वो सोसाइटी इंक्लूसिव। शोभित,
भाषा पे बात आई गई है तो मेरा आपसे ये जानना है कि इस समय त्रिभाषा फॉर्मूला का बहुत शोर सुनाई दे रहा, क्या है ये त्रिभाषा फॉर्मूला? जी, मैं नई शिक्षा नीति में 3 भाषाओं को सिखाने की बात की गई है, जिसमें एक मातृभाषा, एक कोई अन्य भारतीय भाषा, एक कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा। जी। तो मुझे इस त्रिभाषा फॉर्मूला के पक्ष में आपसे 2 तर्क सुनना है और 2 तर्क मैं ऐसे सुनना चाहती हूँ कि क्यों हमारे लिए ये त्रिभाषा फॉर्मूला उपयोगी नहीं। जी, मैं त्रिभाषा फॉर्मूला उपयोगी इसलिए है क्योंकि इसमें मातृभाषा में हम शिक्षा देंगे जो समझने में सबसे उपयोगी है। किसी भी बच्चे को यदि मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है तो सबसे सुगराव होती है इसके लिए, पहली बात। दूसरी, ये हमारी भाषाई विविधता जो भारत की है उसको सपोर्ट करता है। इसके अतिरिक्त जो त्रिभाषा फॉर्मूला की विपरीत या उसकी विपक्ष में बात है तो कहीं कहीं ये बात, जैसे दक्षिण भारतीय राज्य हैं उनका ये कहना है कि जो हिंदी है उसको थोपा जा रहा है। तो ये बात है। इसके अतिरिक्त कई जगह पे ये भी चीज़ देखी गई है कि वहाँ पे समुचित शैक्षणिक जैसे शिक्षक इत्यादि नहीं है, तो उस वजह से इसमें समस्या है। तो इसका मतलब है कि अगर त्रिभाषा फॉर्मूला पूरे देश में लागू होता है तो एक अलग तरीके के परिवार की हमको संभावना बनेगी और जो भविष्य में हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। जी। और अगर ये त्रिभाषा फॉर्मूला हम लागू करते हैं, कुछ जैसा अभी आप महाराष्ट्र में एक अनरेस्ट देखते हैं भाषा को ले, वो अनरेस्ट हर जगह पर आएगी। तो क्या हिंदी को एक सूत्रीय भाषा के रूप में लागू करने में अन्य क्षेत्रीय भाषाएं किस प्रकार से व्यवधान के रूप में उपस्थित हो रही हैं? मैम, हिंदी को एक संपर्क सूत्री भाषा बनाने के लिए मुख्यतः दक्षिण भारत और पूर्वी भारत, जिसमें बंगाल है और जो हमारे दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनके भी मुख्य राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका ये कहना है कि हिंदी हमारे जो बच्चे हैं, क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अवसरों को कम कर दे। कोई एक ऐसे देश का नाम बता सकते हैं भारत के अलावा जिन्होंने अपनी मृत भाषा को पुनर्जीवित किया हो और पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी भाषा को अपनी राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो लेकर के आया है? सॉरी, क्योंकि अभी आपने कहा कि मेडिकल की शिक्षा हम हिंदी में देने जा रहे हैं, तो कोई ऐसा देश ज्ञान में आ गया है जिसने पहले ही ऐसा कर लिया हो, ये कारनामा कर लिया हो? सॉरी। अच्छा चलो, आप एनसीसी से आते हो तो आप बता पाओगे कि उनकी डीजी कौन है इस समय? सॉरी ना। ठीक है, आपका स्नातक है 2015 से और अभी आप 2025 में हो। 2015 से 25 तक 10 साल का अरसा आपने केवल इन परीक्षाओं के लिए डिवोट कर दिया, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं? जी मैंने 2015 के बाद 2015 से 2018 तक मैं 1 वे एग्ज़ाम की मैंने तैयारी की थी, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर होना चाहता था रोजगार लेके। इसके बाद 2019 से 2025 तक वर्तमान तक मैंने मध्य प्रदेश की पीएससी की सभी परीक्षाएं, प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की हैं और 2023 तक इसमें मेरा कंटिन्यू है। 10 साल एक यंग एज में अपने परिवार के ऊपर डिपेंडेंट रहना, अनएम्प्लॉयड के तौर पे, एक हमारे लिए बहुत बड़ा सबक भी है कि ये परीक्षाओं के पैटर्न में कुछ चेंज होना चाहिए। तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि 10 साल हम सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी में हैं, वो भी उस परीक्षा की तैयारी है जिसमें कोई निश्चितता नहीं। सॉरी भी, मगर मैं ये सोचता हूँ कि ये व्यक्तिगत तो विफलता है। परीक्षा का जो पैटर्न है वो तो बेहतर है, परंतु व्यक्तिगत विफलता है मेरी कि मैं कहीं मेरी कमजोरी थी, जिस वजह से मैं अभी तक चयनित नहीं। धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना आपकी हॉबी है जी। चयन में सहायक जानकारी में आपने लिखा धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना, तो क्या प्राकृतिक स्थलों के भ्रमण में नहीं जाते हो आप? जी मैम, मगर मेरा तो मुख्य उद्देश्य होता है ये धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना होता है, साथ ही यदि उसके आसपास की प्राकृतिक स्थल है तो वो भी मैं तो इस खास चयन की वजह जान सकते हैं? जी मैम, धार्मिक स्थलों पर जाकर मुझे सकारात्मकता मिलती है, एक आत्मिक संतोष मिलता है और एक आश्चर्य मिलती है कि कोई बात नहीं, यदि वर्तमान में यदि कोई असफल है या हमारी लाइफ में कोई सही बात नहीं चल रही है, परंतु ये आने वाले समय में ये बदल जाए। ठीक है, तो इसी आस्था के चलते बहुत सारे कांवड़िए इस समय रास्तों में निकल रहे हैं, बड़ा अनरेस्ट हो रहा है उसके कारण। तो धार्मिक आस्थाओं के
मतलब उनकी धार्मिक आस्था के प्रश्न पर आपका क्या कहना है? जी मैम, जो कांवड़िया है वो कि उनका ये मानना है कि इससे मुझे मोक्ष मिलेगा या मेरी श्रद्धा का एक प्रदर्शन होता है। तो अगर ये इनको हम यदि सही मार्ग में इनको दें कि व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में होता है व्यवस्थित रूप से, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा अनरेस्ट नहीं हो सकता है। यदि लोकल पुलिस और लोकल जो हो गया समुदाय है लेकिन उनको सपोर्ट करता है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अनरेस्ट बनना। फिर कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ धार्मिक स्थल चिन्हित किए और कहा कि उनके 100 मीटर के भीतर किसी भी शराब की बिक्री पर उन्होंने रोक लगाया। जी ये इस प्रकार की जो पाबंदियां हैं इनसे आप कहाँ तक सहमत हो? मैम, जो ये पवित्र क्षेत्रों में शराबबंदी लागू करी गई है, ये एक बहुत ही सही दिशा में एक प्रभावी कदम है। जो हमारे धार्मिक स्थल हैं या तीर्थ स्थल हैं उनके आसपास यदि इस तरीके की मादक पदार्थ या पशु बलि वगैरह इत्यादि होता है तो उसकी कहीं ना कहीं छवि धूमे। देखो, मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगाई है, शराब के सेवन पे तो रोक लगाई नहीं। तो क्या गांजा, अफीम, चरस ये सब भी तो मादक पदार्थ है, ये 100 मीटर के दायरे में बिक सकते हैं परंतु शराब नहीं बिक सकती। जी इस विषय में क्या सोचना है? सॉरी है, क्योंकि मादकता तो मादकता है। जी चलो एक और प्रश्न है आपसे कि धार्मिक स्थलों को, शिखर जी का नाम आपने सुना होगा, जैनियों का एक प्रसिद्ध तीर्थ है। कुछ समय पहले उसको एक टूरिस्ट स्पॉट घोषित करने के विरुद्ध में पूरा जैन समुदाय एकत्रित हुआ और फिर सरकार को अपना पैसा वापस लेना पड़ा। आपका क्या मानना है कि धार्मिक स्थलों को टूरिज्म की तरह विकसित किया जाना चाहिए या नहीं किया था? जी मैम, इनको एक पर्यटन स्थल में विकसित किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे यदि किसी धर्म की कुछ ज़्यादा गहरी आस्था है या कुछ ऐसा, हम एक गाइडलाइन बना सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि केदारनाथ में उन्होंने गाइडलाइंस बना दी कि ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो इस रूप से उस जो स्थल का पर्यटन महत्व वो भी बचा रहेगा और धर्म की आस्था है उससे होने वाले कोई दुष्परिणाम है वो भी बचे रहेंगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि बना देना चाहिए पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ उनको बनाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर रखे जाओ। ठीक है, एनसीसी-ए प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया, सेवा और कार्यों का आपने विस्तृत क्षेत्र लिखा, उत्तम करले के विकल्प के रूप में आप इस सेवाओं में आना चाहा। सेवा का ही काम करना था तो आपके लिए एनजीओ एक अच्छा विकल्प था, आप इसमें अच्छा सेवा कार्य कर रहे थे, उसके लिए आपको एमपीपीएससी की तरफ आने की क्यों ज़रूरत थी? जी मैम, एनजीओ में मैं एक स्वयं सेवक के तौर पे था, वहाँ मेरी आजीविका नहीं थी। इसके अलावा इसके अतिरिक्त मुझे जो सेवा की विविधता है या कई अवसरों की विविधता है वो भी मुझे वहाँ प्राप्त नहीं हो रही थी। तो इस तरह आपको लगता है कि एमपीपीएससी में आप सारे बुकाम कर लेंगे आके? जी पर ऐसा कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक तरह का पाखंड है, यहाँ ज़्यादा कुछ करने मिलता नहीं है, कि इस तरह की निराशा उपलब्ध हुई फिर क्या करोगे? सॉरी मैम, मगर मुझे लगता है कि कार्यों की विविधता और ये अवसरों की विविधता यहाँ पे है। जैसे कानून को लागू करना, नीतियों को लागू करना, कई ऐसे कानून हैं जिसमें हम सामाजिक न्याय के कार्य भी कर सकते हैं, जिससे वरिष्ठ न्याय अधिनियम 2007 इत्यादि। तो विविधता यहाँ पर है। और आप दमोह से आते हो, दमोह शहर की मुझे 3 ऐसी कोई समस्याएं बताओ जिनका आप सबसे पहले निराकरण करोगे अगर आपको वहाँ का कोई अच्छा पद दे दिया जाए, अथॉरिटेटिव पोस्ट दे दी जाए। जी मैम, पहला जो वहाँ पे समस्या है जल संकट है वहाँ पे। दूसरी जो संकट है वहाँ पलायन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें मजदूरों का पलायन होता है, प्रतिभा का पलायन होता है, इसके अलावा जलवायु पलायन होता है। और तीसरी जो समस्या है वो बेरोजगारी से जुड़ी है। इनको ठीक करने के लिए आप क्या करो? जी मैम, जो सबसे पहले जो जल समस्या पर मैंने जिक्र किया उसके लिए मैं, जैसे जो हमारे परंपरागत जल स्रोत थे, जैसे कि वहाँ पे चंदेलों या बुंदेला आदि में पहले तालाब वगैरह बनवाए थे, परंतु आज उनका अतिक्रमण कर लिया गया है, उस चीज़ को मैं एड्रेस करूँगा। साथ ही साथ में वहाँ जो फसल पैटर्न बदल रहा है, किसी सोयाबीन की खेती होने लगी है या क्या गेहूँ की खेती होने लगी है, जो कि भौम को नीचे गिरा रही है, उसकी जगह में श्री अन्न हो गया, श्री अन्न या दलहन तिना इत्यादि खेती को शुरू करनी। मोरोवर आपकी जो तीनों समस्याएं आपने बताई ये जनसंकट से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि प्रतिभा पलायन भी इसी वजह से है कि वहाँ रोजगार नहीं है।
तो क्या हम कोई ऐसे तीसरे सेक्टर के बारे में वहाँ सोच सकते हैं जो वहाँ पे रोजगार का सृजन कर सकते? जी क्या हो सकता है वो सेक्टर? और मैम वो पर्यटन ही सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। पर्यटन। जी पर्यटन के अलावा कोई और सेक्टर जो वहाँ वहाँ के लिए बहुत उपयोगी हो? जी मैम, वहाँ पे लाइमस्टोन मिलता है, तो वहाँ पे यदि सीमेंट इंडस्ट्री को ज़्यादा विकसित की जाए तो वो भी एक बन सकता है बढ़िया। ठीक है शोभित सर, ठीक। तो शोभित, दमोह के पास एक डायमंड सिग्नल की फैक्ट्री है जी, ये तो ऑलरेडी चल रही है जी। सो वहाँ इतना रॉ मटेरियल है कि एक और फैक्ट्री लगाई जा सके? सर अभी वहाँ को उत्खनन नहीं हो रहा है, लेकिन यदि उत्खनन होता है, जैसे कि अभी हाल ही में वहाँ पे खदानों का भी आवंटन किया गया है दमोह के आसपास के क्षेत्रों में, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल इतना मिल सकता है कि एक और कहाँ लगाने से। आपने लिखा है धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना आपकी रुचि है। सो धार्मिक स्थलों पे कभी आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह का भेदभाव किया जाता है लोगों के बीच में? जी सर, चलो बताइए एग्जाम्पल दी। सर वहाँ पे कई बार देखने में ये आता है कि यदि कोई धनी व्यक्ति है तो उसके लिए एक अलग से VIP लाइन बना दी जाती है, और यदि जो सामान्य श्रद्धालु जैसे आते हैं तो उनको एक लंबी लाइन में एक सामान्य तरीके से प्रवेश दिया जाता है। तो सही है, VIP लाइन एयरपोर्ट्स पे भी होता है, एक्सप्रेस अलग से निकल जाते हैं जी। सो आपको क्या लगता है, सही? सर मुझे भी ये सही बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान तक सभी या जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे सभी की समान तरह से निश्चित होनी चाहिए। आपने लिखा है कि चयन में सहायक जानकारी में साहसी तथा समानुभूति आचरण। सो समानुभूति और सहानुभूति, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? जी सर सहानुभूति और समानुभूति में मुख्यतः मैं और पर का डिफरेंस है। यदि कोई व्यक्ति मैं और पर के डिफरेंस को ख़त्म करके किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या को अनुभव स्वयं करता है, ऐसा गुण समानुभूति कहलाता है। और यदि कोई केवल दूसरे की समस्या को सुने और उसके प्रति बस संवेदना व्यक्त कर दे तो वो सहानुभूति होती है। मैम आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे तो आपने जल संकट के विषय में बताया रहूँ का, और आपने कहा गेहूं और सोयाबीन की फसलों के कारण जल संकट है। सो फसल पैटर्न तो पहले से ही चल रहा है वहाँ पे दमोह में, ऑलरेडी गेहूं सोयाबीन की फसलें पहले से ले रहे। तो ऐसा क्या पैटर्न में बदलाव आ रहा है जो कि आप देखते हैं कि जिसके कारण जल संकट बढ़ रहा है? तो कौन सी ऐसी फसल है? ये सर यदि वहाँ पे श्री अन्न दलहन देना इत्यादि खेती करती हैं जो कम जल में बेहतर उत्पादन दे सकती हैं, वो फसलें वहाँ के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। सो क्या इसमें बायोटेक्नोलॉजी किसी तरह से काम आ सकती है? जी सर, कैसे ज़रा बताइए। सर जो कम जल लेने वाली फसल है, यदि हम उनका प्रयोग करें या उसमें मॉडिफिकेशन करें जैसे गेहूं में, तो हम वहाँ पे उसी फसल को लगा सकते हैं और कम जल की आवश्यकता नहीं। एक सवाल और इसी से संबंधित पूछ लेता हूँ आपसे, काफ़ी आप जानकारी रखते हैं। ये गेहूं और सोयाबीन क्या दोनों एक ही सीज़न की फसलें हैं? नहीं सर, और अलग अलग सीजन। और कौन से सीज़न की? सर सोयाबीन खरीफ की फसल है और गेहूँ रबी की फसल है। ठीक। आपने पर्यटन के विषय में कहा कि दमोह में अगर पलायन रोकना है लोगों का तो पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। सो वहाँ के 3 या 4 पर्यटक स्थल बताइए जिनको हम इतना डेवलप कर सके कि लोग वहाँ जाना चाहें। जी सर, वहाँ पे अभी हाल ही में ये प्रस्ताव आया है कि चीता 3.0 वहाँ पे लागू किया जा रहा है। तो चीता जो कि वो मध्य प्रदेश का है, पूरे भारत में केवल अभी वर्तमान में 2 ही जगह पे उपलब्ध होता है। एक चीता दमोह में आ सकता है तो बरेबू को विकास कर सकता। तो वो कौन से 2 स्थल है जहाँ ऑलरेडी चीता को लेकर के परियोजनाएं चल रही है? जी सर, वहाँ पे कूनो नेशनल पार्क और इसके अतिरिक्त गांधी सागर नेशनल पार्क 2 जगह चल रही है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है वो कुंडलपुर एक सिद्ध क्षेत्र है, तो उसका यदि विकास किया जाए तो वहाँ भी पर्यटन तेजी से बढ़। क्या आपने अभी 2-3 दिन से लगातार आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं आप? जी, एक योजना ये CM फ्लाइट, ये असम सरकार ने इस योजना पर लॉन्च किया है और कल के न्यूज़पेपर में थी। क्या आप जानते हैं इसके विषय में क्या है? चलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि मैम ने त्रिभाषाई फार्मूले पर चर्चा की। ये योजना है कि वहाँ के युवाओं को विदेशी भाषाएं सिखाना ताकि वो दूसरे देशों में जा कर के रोजगार कर सके। सो एक तरफ तो हम त्रिभाषाई फार्मूले को मुद्दा बना रहे हैं जिससे कि देश की यूनिटी या एकता पर भी संकट देखते हैं, और दूसरी तरफ हम विदेशी भाषाओं को भी सिखाना चाहते हैं। तो कौन सी रणनीति ज़्यादा सही सरकार की? सब मुझ पे लगता है कि त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू किया जाए,
साथ में जो त्रिभाषा फॉर्मूले में तीसरी भाषा का विकल्प है उसमें हम विदेशी भाषाओं को शामिल करें। इससे जो जैसे यूरोप है या फिर कोई भी देश है जैसे जापान वगैरह, तो वहाँ पे लोगों के लिए नवीन रोजगार के अवसर सृजित हो सकते वित्तीय समावेशन, तो कोई एग्जांपल देके बताएंगे किस तरह से सरकार इसको लागू कर रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन? हैं। सब इसके लिए सबसे पहले एक मुद्रा योजना चल रही है, मुद्रा योजना। इसके अलावा जनधन योजना, जनधन योजना के तहत हम जो जिन लोगों के खाते नहीं है बैंकों में उनके खाते खुलवा रहे हैं। इसके अलावा जैसे मुद्रा हो गया तो मुद्रा में हम उनको ऋण दे रहे हैं 3 प्रकार के। इसके अलावा आधार कार्ड को हम बैंक से लिंक कर रहे हैं। इस तरीके की जो योजनाएं हैं वो वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित कर। काफ़ी ज्ञान रखते हैं अर्थव्यवस्था का। तो एक बताइए कि कोई पहले से सरकार इस तरह की कोई योजना चल रही है, किसी तरह की डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है सरकार का, विभेदात्मक ब्याज दर बोलते जिसे हिंदी में, क्या कुछ ऐसा है? कोई ना, ये प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं प्राइमरी सेक्टर में उन लोगों के लिए दिया जाता है, जो कमज़ोर वर्ग है उनको ऋण दिया जाता है। चल, तो थोड़ा देश विदेश की बातें भी कर ली जाए। फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सर फ्रांस के राष्ट्रपति एमिली मैक्रोन। वो 2 दिन से बड़े चर्चा में है, जी बताएंगे क्यों चर्चा में? जी सर, उन्होंने ये घोषणा की है कि वो फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देंगी। सो भारत का दृष्टिकोण भी कुछ इसी तरह का है या कुछ अलग है? और ये 2 नेशन थ्योरी क्या है? जी सर, 2 नेशन थ्योरी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को 2 अलग अलग राष्ट्रों के रूप में मान्यता देने से देती है। सो भारत किसका समर्थन करता है? सब 2 नेशन थ्योरी का ही समर्थन। अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसका समर्थन करना चाहेंगे? सर, जो कि उस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए 2 नेशन थ्योरी सबसे प्रभावी है। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ, लेकिन एक मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। वहाँ पर मान लीजिए कि कोई समस्या है, समस्या ये है, या आपके ज़िले की बात करते हैं, चलिए वहाँ नहीं लेके जाते हैं। आपके ज़िले में 2 समस्याएं हैं, एक तो भुखमरी की समस्या है, दूसरा शिक्षा की समस्या है। आपके पास बहुत सीमित सोर्सेज हैं, मतलब बहुत कम संसाधन हैं, तो दोनों में से आप किस पे खर्च करना चाहेंगे? सिर्फ एक ही पे खर्च कर सकते हैं, बताइए। सर, मेरी प्राथमिकता भुखमरी को समाधान की है। ठीक है। शोभित, आपने भूगोल का अध्ययन किया है? जी। जो कि मेरे को आपसे आपके डेस्क में दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश के भूगोल को अगर बहुत कम शब्दों में आप समराइज करने के लिए मैं आपको कहूँ, क्या कहें? कि सर, मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में एक पठारी क्षेत्र था जहाँ पे लगभग 31% जलाच्छादित हो। वर्तमान में मार्केट में जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं, चाहे वो राइस की हो, चाहे वो गेहूं की हो या आटा की हो, उसका संबंध फार्मिंग भी एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट होता है। उसका मध्य प्रदेश में फार्मिंग से कोई रिलेशन आपको मालूम है? सर, अब कुछ बड़ी ब्रांड्स हैं, वो आटा अगर बेच रहे हैं या राइस अगर बेच रहे हैं तो हर दाना एक जैसा हो, चमकीला हो, आटे की कंसिस्टेंसी रहे। तो इस वजह से ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो बहुत सारे एरिया में बहुत सारे किसानों के साथ में उनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है और उसके अंतर्गत वो अपने बीज वगैरह भी देते हैं, उनको तकनीक भी देते हैं, जिससे कि बड़े एरिया में एक जैसा उत्पादन हो पाए। आपने धार्मिक स्थलों के बारे में कहा और आपसे पूछा भी काफ़ी गया है, तो आप ये धार्मिक स्थलों का भ्रमण सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित है, नॉर्दर्न इंडिया तक सीमित है, या और भी जगह आपका इसके अंदर इंटरेस्ट रहा है? जी सर, मैंने मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर दोनों ही जगह धार्मिक स्थल भ्रमण किए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में मैं वैष्णो देवी गया हूँ। इसके अतिरिक्त तो पंजाब में मैंने अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार, हिमाचल में ज्वाला देवी, उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर, उत्तर प्रदेश के अन्य जगह पे जैसे विश्वनाथ जी पर मंदिर, इलाहाबाद इत्यादि धार्मिक स्थल।
इन धार्मिक स्थलों में जनरली कौन कौन से भगवानों की मूर्ति या उनकी पूजा होती रही, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल? सर इनको अलग अलग संप्रदाय के आधार पे हैं, जैसे कि कुछ ही जगह पे शाक्ति संप्रदाय से संबंधित है जहाँ देवी देवता की पूजा होती है, कुछ वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है जहाँ कृष्ण की पूजा होती है उनके, और बाकी ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पे शिव जी की। कृष्ण जी को के मंदिर कहाँ कहाँ बताना चाहूँगी? सर कृष्ण जी का जो मुख्य मंदिर है वो मैंने मध्य प्रदेश में जोगर किशोर जी का मंदिर पन्ना, इसके अतिरिक्त वृंदावन में बाकी बिहार में। लेकिन अगर आप भोपाल शहर में या किसी भी शहर में अगर घूमें तो शनि मंदिर बहुत दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? शनि मंदिर आपने ज़्यादा नहीं देखे? नहीं सर। अच्छा, अगर हम मंदिरों का स्टाइल देखते हैं तो मंदिरों के स्टाइल में क्या अंतर आता है, जैसे हम मध्य प्रदेश से दक्षिण की तरफ जाते हैं? जी सर, भारत में मुख्यतः 3 इस मंदिर निर्माण की शैली रही है। यदि मध्य प्रदेश से नीचे यदि हम जाते हैं विंध्य से कृष्णा नदी तक, तब हमें बेसर शैली देखने को मिलती है। यदि कृष्णा से कन्याकुमारी अंतरिप तक जाते हैं तो हमें ध्रुव शैली देखने को मिलती है। अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति की नज़रों से देखूं तो क्या मंदिर की बनावट में या उसके अंदर जो पूजा का तरीका है या जो उसका प्रांगण है उसके अंदर मुझे एज अ कॉमन मैन, एक सामान्य व्यक्ति के रूप में क्या देखने को, क्या डिफरेंसेस बनेंगे? जिस सर यदि नागर शैली में देखें तो नागर शैली के जो मंदिर है मुख्यतः एक ऊंचे चबूतरे के बने हुए हैं, साथ ही जो उसका गर्भगृह के ऊपर जो शीर्ष होता है वो मुख्यतः वृत्ताकार होता है। साथ ही यहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं उनसे मंदिर को कम सजाया जाता है और गर्भगृह में मुख्य देवता होते हैं। यदि हम द्रविड़ शैली में देखें तो उसका प्रांगण बहुत बड़ा होता है और मंदिर से पहले प्रांगण में प्रवेश के लिए बड़े बड़े गोपुरम बनाए जाते हैं। साथ ही पूरे प्रांगण के भीतर एक तालाब भी होता है और जो मंदिर होते हैं ऊपर प्रांगण मतलब मंदिर गर्भगृह के ऊपर प्रालड़ाकार रूप में बढ़ते चले जाते हैं और जिनमें जो श्रृंगार होता है वह मूर्तियों के द्वारा होता है। अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा धार्मिक स्थलों के भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना चलाई जाती है? जी सी, क्या है वो? सर उसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चलाई है, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध लोग हैं उनको भारत के विभिन्न धार्मिक स्थलों में फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन करानी है। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, उत्तर प्रदेश के और कोई महत्वपूर्ण शिक्षा के स्थल जो कि पिछले 50-60 सालों या पिछले 100 सालों बहुत इम्पोर्टेंट रहे? सर वहाँ पर वाराणसी में बनारस हिंदी विश्वविद्यालय है, उसका बहुत महत्वपूर्ण सेपरेट केंद्र है जो वर्तमान में IIT भी बनाया गया है उसमें। किसके अतिरिक्त? किसके अतिरिक्त कोई और? सर अभी अपने आप कौन कौन से न्यूज़पेपर्स का अध्ययन ज़्यादा करते हैं? जी सर, मैं मुख्यतः दैनिक भास्कर को पढ़ता हूँ। और अंग्रेजी में? और सर अभी अंग्रेजी के न्यूज़पेपर को आप ज़्यादा लेन पाता है। NCC में आपने प्रमाण पत्र लिया है, तो जो भी ऑफिसर वहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते थे NCC की, उनकी रैंक या उनके पद के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सॉरी सर, डेस है पाएगा। NCC, स्काउट और गाइड के इन तीनों में क्या अंतर होता है? सर NCC मुख्यतः सैन्य संगठन है और वो स्काउट गाइड है वो असैन्य संगठन है। इसके अलावा जो NCC स्काउट और गाइड हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं। स्काउट मुख्यतः 10 से 17 वर्ष तक का जो बालक होता है पुरुष उसको बोलते हैं, वो गाइड 10 से 17 वर्ष तक की जो महिला होती है या बालिका उसको बनाता। आपने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया, तो ये कैंप कहाँ लगा था? सर ये वर्ष 2007 में दिल्ली में लगा था और इसमें भारत और अन्य सार्क देशों के बच्चे आए थे। और कौन कौन से देश के बच्चे थे?
सर साथ में मुख्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका इत्यादि देश की। तो इन बच्चों के साथ आपने इंटरैक्ट करा? सर मुख्यतः जो विदेशी बच्चे थे उनका एक अलग कैंप था इसी में, तो और जो भारत के लोग थे उसमें भी भाषा के आधार पर उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बांट रखा। हाँ जी सर। तो इस कैंप से आपने क्या क्या सीखा? जी सर, इसमें कल साहसिक गतिविधियाँ हुई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हमें कैंपिंग लगाने के बारे में बताया कि कैंप कैसे लगाया जाता है, अनुशासन में कैसे रहा जाता है। इसके अलावा सर सांस्कृतिक गतिविधियाँ हुई थी, कई ऐसी प्रदर्शनी लगाई गई जहाँ के स्थानीय उत्पादों को हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे वहाँ पे, ये सब चीज़ें। हाँ जी। एक बार फिर आपको भूगोल के बारे में पूछता हूँ मैं कि कौन कौन से फार्मिंग के तरीके हैं, क्या आपने नेचुरल, ऑर्गेनिक और वर्तमान में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, इन कितनी फार्मिंग के तरीकों को आप जानते हो और क्या अंतर है? जी सर, हरित क्रांति के बाद जो हमारे मॉडिफाई क्रॉप्स थे उनको शुरू किया गया, जिसमें इरिगेशन को, कीटनाशकों को, उर्वरकों को, रासायनिक इनको प्रमोट किया गया। इसके अलावा जो जैविक खेती होती है ये पूर्णतः जैविक होती है, इसमें कोई भी सिंथेटिक कीटनाशक या उर्वरक नहीं होता है। और एक जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें इनका उपयोग मूलतः बहुत कम किया जाता है और प्राकृतिक चीज़ें जैसे गाय के गोबर इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तीसरे दिनों ऑपरेशन सिंदूर शोबत, तो हम पे बहुत सारे देशों में आई थिंक प्रतिनिधि निर्णय दीजिए। आपको जानकारी है कि कितने देशों में भेजे जाए? सॉरी, कहाँ कहाँ भेजे गए? तो 4 देशों पे नाम बताए ना तुम? सॉरी नहीं। चलो मैं बताती हूँ, क्योंकि जहाँ भी यूरोपियन कंट्रीज में, बड़े कंट्रीज में लिए गए, छोटे छोटे कंट्रीज में लगभग 34 जगहों पर हमने आकी प्रतिनिधि मंडल ही से। अभी प्रधानमंत्री जी कुछ विदेश यात्राओं पर ही, अभी कभी में तक के विदेश यात्रा पर ही। जी मैम, अभी वो भांडी और ब्रिंक्रेट के दोनों किया। उसके पहले नादीदिया धान जी कहते, फिर इसके पहले भी बहुत छोटे छोटे दक्षिण एशियाई देशों के साथ हैं। एक हमारी डिप्लोमेटिक जो रणनीति बन रही है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में, जबकि एक तरफ रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ अमेरिका हमारे समर्थन में एक तरफ से है, एक तरफ से नहीं भी है, चीन हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है, इस पूरे सिनेरियो में एक नया शब्द निकल के आया, दक्षिण एशियाई विश्व, जो पहले कभी नहीं था। तो दक्षिण एशियाई विश्व में भारत की स्थिति, जो प्रगतिशील देश है उनकी तुलना में कैसी रहने वाली है, और दक्षिण एशियाई देशों के लिए भारत की संभावना के दौर पर निकल के आया? जी मैम, जो दक्षिण एशियाई देश हैं इनमें भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत है। इसके अलावा जो हमारी पड़ोसी फर्स्ट की नीति है उसके तहत हम इसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने जगह जगह पर अपने प्रतिनिधि भेजे, इसका रीज़न क्या रहा है? जी मैम, जो प्रतिनिधि मंडल हमारा गया था उसका मुख्य रीज़न ये था कि पाकिस्तान ने समर्थित आतंकवाद है उसकी हमला उसने किस तरीके से किया, और हमारा जो पक्ष था वो हमने किस तरीके से आत्मरक्षा के अधिकार के तौर पे या आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के रूप में इसको क्या केवल पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरोध में ये पूरी घटनाएं घटी, या किसी भी प्रकार के इस्लाम समर्थित आतंकवाद के विरोध के रूप में घटना? जी मैम, ये इस्लाम समर्थित आतंकवाद इसको नहीं बोलना चाहिए, बेहतर होगा। ये आतंकवाद है, उसका कोई धर्म नहीं है। ये तो जो भारत की नीति है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो बहुत सुंदर बात आपने कही, पर जब ये तय हो जाए कि 90% आतंकवादी एक ही धर्म से आते हैं, तब इस तो स्टेटमेंट को आप कहाँ तक वेरीफाई करते? जी मगर मैम, मैं ये भी देखता हूँ कि यदि 10% अन्य धर्म के लोग भी हैं तो फिर हम या तो उनको छुपा रहे हैं, उनकी बात को नहीं कर रहे, और या फिर हम एक ऐसा स्टेटमेंट निकाल रहे हैं
जिससे पूरी की पूरी कौम जो है वो बदनाम हो जाती है। ब्रिटेन के मेयर इस समय चर्चित हो रहे हैं, मेयर होने जा रहे हैं, ये आज तक में हो जाएंगे। उनके विषय में आपका क्या सोचना है? कौन है वो, कहाँ से आते हैं? मैम वो थोड़ा मैं गैस हाँ बताए चीज़ है, वो भारतवर्षी है जहाँ तक मुझे क्या उचित जानकारी है। और सब दक्षिण एशिया को लेकर की जो भारत की पॉलिसी है, वो ऐसा कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे छोटी छोटी कंट्रीज़ को लेकर के जैसे सियरा लियोन है, नामीबिया है, उनको लेकर के हम विश्व गुरु बन भी जाएंगे तो हमारी क्या हैसियत है? इस विषय में कभी आपने सोचा? मैम मुझे ये लगता है कि जैसे ग्लोबल साउथ की जो अवधारणा नई आई है उस पर हमें इतने सारे देशों का समर्थन चाहिए। ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तौर पे हम इसको देख सकते हो कि भारत के लिए समर्थन आवश्यक है, बल्कि उनकी चूंकि इकोनॉमी बहुत छोटी है, लेकिन यदि हम गोया होगा इन देशों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारा जो दावा है, क्या ये उससे मजबूत हो जाएगा या किसी और तौर पर ये हमारा सहयोग करेंगे? मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसका जवाब मुझे मिति के आधार पे क्यों, हाइपोथेसिस के आधार पे भी दे सकती। में एक ये भी हो सकता है कि जो भारत का डायस्पोरा है ऐसे देशों में, उसको उससे हम अच्छा नेशन बनाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए हमें लोगों की समर्थन की आवश्यकता है, वो एक तथ्य हो सकता है। साथ ही भारत के जो युवा हैं उनके लिए नए मार्केट को देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है। थैंक यू सर।